नमस्कार। आज के समय में आयरन यानी कि लोहा हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ज़रूरी तत्व बन गया है। ऐसे में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं या तो वो चीज़ें लोहे की बनी होती हैं या फिर उनके अंदर का कोई कंपोनेंट या फिर कोई पार्ट लोहे का होता है। ऐसे में अगर हम लोहे को अपनी लाइफ से हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ लोहे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती या फिर हम सभी लोहे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम पूरी तरह से लोहे पे डिपेंडेंट होते हैं। चाहे हम किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, चाहे हम कार्स की बात कर लें, मोटरसाइकिल की बात कर लें, पंखा, कूलर, एसी, इनफैक्ट जितने भी किचन के सामान होते हैं, जितने भी रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लोहे की या तो बनी होती हैं या तो लोहे के पार्ट उनके अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है लोहा। ये जो लोहा होता है ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता या फिर हमारी बाहरी एनवायरनमेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं होता, हमारे शरीर के लिए भी लोहे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनफैक्ट हमारे शरीर में अगर लोहे की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे में हमारी शरीर बीमार पड़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर में जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, इस बीमारी को बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर उसके मतलब की बात करें तो आयरन का मतलब होता है लोहा, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी और एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी। तो ये जो बीमारी होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें आयरन के साथ साथ हमारे शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। तो आज की वीडियो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आखिर होती क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके कॉजेज बेसिकली क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं जिन वजहों से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। और आखिर में हम समझेंगे इसके प्रिवेंशन यानी कि इसके उपचार के तौर पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आयरन यानी कि लोहा हमारे शरीर के लिए किस तरह से आवश्यक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में आयरन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में ब्लड मौजूद होता है, ब्लड यानी कि खून मौजूद होता है। अब ये जो खून होता है बेसिकली कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। इन कंपोनेंट्स में आते हैं आरबीसीज, ठीक है, आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी इसमें आता है, इसमें आता है प्लेटलेट्स और इसमें ब्लड प्लाज्मा या बहुत सारी चीज़ें, इसमें वाटर भी एक तरह से मौजूद होता है। ठीक है, वाटर भी मौजूद होता है। तो इन सभी चीज़ों से मिल करके हमारा जो ब्लड है या फिर हमारा जो खून है वो बना होता है। अगर हम ब्लड के रंग की बात करें, जो हमारे ब्लड का गाढ़ा रंग होता है फिर लाल रंग होता है, वो जिस वजह से होता है उसको बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज एक तरह की गोल सी सेल्स होती हैं जो बीच में चिपटी और किनारे से थोड़ी मोटी होती हैं, यानी कि एक तरह की ये इंग्लिश बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस जैसी बेसिकली ये दिखाई देती हैं। मतलब बाहरी, देखिए बाहरी हिस्सा कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, गोल सी कुछ इस तरह की चिपटी सी सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेल्स। अब जो एरिथ्रोसाइट सेल्स होती हैं इनके अंदर कुछ ऐसा मौजूद होता है जिस वजह से इनका जो रंग होता है वो होता है लाल। अब जो आरबीसीज हैं वो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद होते हैं, यानी कि ये करोड़ों की संख्या में हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से अब चूंकि इसका कलर रेड होता है यानी कि लाल होता है, उसी वजह से हमारे खून का भी कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब हम समझते हैं कि आरबीसीज के अंदर ऐसा क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से आरबीसीज का रंग लाल होता है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए, आरबीसीज के अंदर एक चीज मौजूद होती है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, या यूं कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन से ही आरबीसीज बनते हैं। अभी जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, यानी कि दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। दो कंपोनेंट बेसिकली वो होते हैं, पहला होता है हीम, ठीक है, और प्लस दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, पहला होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। अभी जो हीम होता है बेसिकली वो आयरन होता है। ठीक है, ये जो हीम है बेसिकली वो क्या है, आयरन है। अभी हीम आयरन है तो आयरन का जो कलर, बेसिक कलर होता है वो होता है रेड। इसी वजह से जो आरबीसीज होती हैं वो रेड होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हीम हमारे आरबीसीज में मौजूद होता है, यानी कि हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर
आयरन की मात्रा मौजूद होती है। अब सेकंड की बात करें ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन एक तरह की प्रोटीन होती है, इसका कलर कोई भी नहीं होता, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कलर होता है, ठीक है, या फिर हम इसको सफेद रंग का कह सकते हैं। अब ये जो प्रोटीन है बेसिकली इसका काम होता है हीम को बांध के रखना, ठीक है। ये आयरन जो है, ये जो हीम है वो आरबीसी के अंदर से निकल के भाग ना जाए, उसके लिए जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वो आयरन को पकड़े रहती है, ठीक है। अभी देखिए जो आयरन होता है इसका काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को, ठीक है, जो O2 होता है बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करना या फिर ऑक्सीजन को कैप्चर करना, ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं तो ऐसे में हम एयर अंदर लेते हैं, तो एयर में, ठीक है, एयर में कई सारी चीजें मौजूद होती हैं, नाइट्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, CO2 मौजूद होता है इसके अंदर और भी कई सारी गैसेज, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेज इसके अंदर बेसिकली मौजूद होती हैं। लेकिन हमारे शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब ऑक्सीजन को छांटने के लिए कोई चीज होना चाहिए ना, तो ऑक्सीजन को छांटने के लिए एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हीम, ठीक है। ये देखिए आयरन की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और आयरन जो है आयरन ऑक्साइड बनाना, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बेसिकली, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड आपने देखा होगा एक तरह का जंग होता है। आपने देखा होगा लोहे की कोई चीज अगर नमी में रख दीजिए या फिर बाहर ऐसे खुला रख दीजिए तो ऐसे में उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। उसमें होता क्या है कि जो लोहा होता है या जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। यहां भी ये क्रिया हो जाती अगर ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मौजूद नहीं होता। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इसके ऊपर एक कवर बनाए रखता है ताकि ऑक्सीजन इससे अटैच तो हो लेकिन इससे रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हीम से आकर के ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। अब कितने ऑक्सीजन अटैच होते हैं, तो बेसिकली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीम से अटैच होते हैं, ठीक है। हीम से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, यानी कि जो आरबीसी में हीम मौजूद होता है, फिर हीमोग्लोबिन होता है, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है, ठीक है। अब जब पकड़ लेगा तो ऐसे में इन सारी ही गैसेस को हम बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं। अभी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के माध्यम से, ठीक है, ब्लड के माध्यम से वो हमारे पूरे शरीर में चली जाती हैं और हमारे शरीर में जो सेल्स मौजूद होती हैं, आपको पता है कि सेल्स न्यूट्रिएंट गेन करती हैं, हमारे हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट जाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, टू बर्न, ठीक है ना, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है तुरंत ही वो न्यूट्रिएंट को बर्न करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हमें एनर्जी मिल जाती है जिसका यूज हम अलग अलग कामों में करते हैं, चलने फिरने के काम में, बोलने के काम में, सारी जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं दिन भर में वो सारी ही एनर्जी मिलने के वजह से बेसिकली हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस तब होती है जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ये हीमोग्लोबिन मदद करता है, जो हीमोग्लोबिन है ये मदद करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन का बेसिकली हमारे शरीर में काम क्या होता है। अब देखिए जब आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं, इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए ऐसे में जब आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बेसिकली मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मेंटेन हो पाएगी तो जो बेसिकली सेल्स होती हैं, जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनके पास जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनको बर्न नहीं कर पाएगी। ये सेल्स जो होती हैं बेसिकली ऑक्सीजन से ही बर्न करती हैं न्यूट्रिएंट को। आपको पता है कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे में न्यूट्रिएंट को भी बर्न करके ही इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको बाहर निकाला जाता है ताकि हम उस एनर्जी को यूज कर पाएं। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो ऐसे में न्यूट्रिएंट बर्न नहीं हो पाएंगे। अब जब न्यूट्रिएंट बर्न नहीं होंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारे अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसी में से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी। बेसिकली मैंने मिटा दिया, इसमें फिर से लिख दूं, डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक, ये तो बात हो गई आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे शरीर में और इसकी वजह से जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या क्या दिखाई देते हैं हमारे शरीर में जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन हमारे शरीर में
बन जाती है। बात करें अगर इसके सिम्टम्स के बारे में, तो पहला जो आता है एक्सट्रीम फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। आपके अंदर जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है या फिर आयरन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में आपकी एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको थकान लगेगी। सेकंड की अगर बात करें तो ये है वीकनेस। अब चूंकि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रह गई तो आपको कमजोरी सा फील होगा, तो भाई वीकनेस की भी चांसेस आपके अंदर, या फिर वीकनेस के भी सिम्टम आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में देखे जा सकते हैं। ठीक है। पेल स्किन, आपकी जो स्किन है उसका कलर पेल यानी कि हल्का सा येलोइश हो जाएगा, पीले रंग का आपका जो स्किन कलर है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है चेस्ट पेन। देखिए आपके अंदर जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी एनीमिया के दौरान, तो ऐसे में आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपका जो लंग्स है उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके चेस्ट में पेन भी फील हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है फास्ट हार्ट बीट। अब भाई जब आपके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी या फिर ऑक्सीजन कैप्चर करने की कैपेसिटी कम हो गई, आपका जो बेसिकली हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो आपका ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, फिर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो हीम की मात्रा है, बेसिकली आयरन की मात्रा जब वो कम हो जाएगी, तो ऐसे में ऑक्सीजन को कैप्चर करने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन को कैप्चर करने की क्षमता आपके अंदर कम हो जाएगी, तो ऐसे में आपका जो शरीर है वो चाहेगा कि और ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि भाई आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। ऐसे में आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगा, ताकि आपके अंदर ब्लड और तेज़ी से पंप हो सके और आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी ऑर्गन को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो इसलिए आपके अंदर फास्ट हार्ट बीट की भी कंडीशन देखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है हेडेक। अब चूंकि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर आपके अंदर आयरन की कमी हो गई, तो भाई आयरन ऑक्सीजन को कैप्चर करके रखता है या फिर आयरन ही ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों तक लेके जाता है। तो आपके ब्रेन को भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपके ब्रेन को काम करने के लिए, ठीक ढंग से वो काम कर सके, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई आयरन की वजह से, तो आपके सर में इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है कोल्ड हैंड। कोल्ड हैंड का मतलब ये है कि आपके हाथ जो है वो ठंडे पड़ जाएंगे। भाई ऑक्सीजन नहीं है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, आपका जो मेटाबॉलिज्म वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपके शरीर का टेम्परेचर है, बेसिकली जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस वजह से आपके हाथ पैर जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है इन्फ्लेमेशन ऑन टंग। इन्फ्लेमेशन ऑन टंग का मतलब ये है कि आपके जो टंग है बेसिकली उस पर टेस्ट नहीं फील होगा अच्छे से, या फिर आपकी टंग में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, एक तरह की जलन जैसी, या फिर कहने की एक तरह की स्वेलिंग जैसी कंडीशन आ जाएगी। आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिस वजह से आपको टेस्ट का, ठीक है, आपको टेस्ट का जो है कि पता ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये है ब्रिटल नेल। ब्रिटल नेल का मतलब ये होता है कि आपके नाखून बहुत तेज़ी से टूटने लगेंगे। देखिए आपके जो नाखून होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो टूटते नहीं हैं जल्दी से, लेकिन जब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, और आपके नाखूनों को भी तो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो ऐसे में आपके जो नाखून होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और आपके नाखून बहुत तेज़ी से टूटने लगेंगे। आप जरा भी मोड़ेंगे तो आपके नाखून टूट जाएंगे, एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का केसेस में। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है पुअर एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना। ये खास करके चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है ना, ये चिल्ड्रन के अंदर मोस्टली दिखाया था। जो बच्चे होते हैं अगर उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे में उनके अंदर भूख लगना कम हो जाता है। भाई भूख लगना कम हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। आयरन की जब कमी हो गई है तो ठीक ढंग से रिएक्शन नहीं हो पाएगी, या न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर में मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं वैसे ही पड़े रह जाएंगे, और हमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होगी। अब जब न्यूट्रिएंट की और ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं होगी, तो ऐसे में आपकी जो भूख है वो कहीं ना कहीं बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जो एपेटाइट है वो कहीं ना कहीं पुअर हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस में दिखाई देते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किन कारणों की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन हमारे शरीर में बन जाती है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे शरीर में हो जाता है। कॉजेस की अगर हम बात करें तो उसमें पहला है ब्लड लॉस। अगर किसी वजह से आपके अंदर ब्लड लॉस हो जाता है, मैंने बताया कि ब्लड के अंदर ही आयरन मौजूद होता है। ठीक है, आयरन किसके अंदर मौजूद होता है? ब्लड के अंदर। ठीक है ना,
ब्लड के अंदर ही आयरन मौजूद होता है। अब जब आपका ब्लड ही किसी वजह से कम हो जाता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, मान लीजिए कोई आपको चोट लग गई, किसी बीमारी में आपका अगर ब्लड कम हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है जिस वजह से आपके अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे में आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो लैक ऑफ आयरन इन योर डाइट। आप जो डाइट का मतलब होता है खाना, ठीक है, आप जो खाना खाते हैं बेसिकली, जो आप फूड गेन करते हैं या फिर डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आप जो भोजन करते हैं, उसमें अगर ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं जिसके अंदर आयरन मौजूद होता है, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, सैलेड वगैरह जो होते हैं जिनके अंदर बेसिकली आयरन मौजूद होते हैं, अगर ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में, अपने भोजन में या फिर अपने खाने में ऐसी चीज़ों को अगर आप शामिल नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर आयरन की मात्रा कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन। अब देखिए, अगर आप डाइट में आयरन को मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, आयरन को मेंटेन किए, भाई पालक खा रहे हैं या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, या ऐसी सारी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है, किसकी, विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो ऐसे में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वही न्यूट्रिएंट को गेन करने का काम करता है, या फिर फूड में मौजूद जितने भी तत्व होते हैं उन सभी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे में जो ये विटामिन सी होता है ये जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है और आयरन को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। अगर आप अपने खाने में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, सिट्रस नहीं ले रहे हैं, नींबू वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो या फिर खट्टी चीज़ें नहीं ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, तो ऐसे में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली वो आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ठीक ढंग से, या फिर आपके इंटेस्टाइन में बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर कोई बीमारी अगर हो जाती है, किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, तो ऐसे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा और आपके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। जब एब्जॉर्प्शन ही ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा तो ऐसे में आपके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, और जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के केसेस या फिर चांसेस आपके अंदर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है प्रेगनेंसी। देखिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं फीटस, ठीक है, उनको बोलते हैं फीटस। फीटस यानी कि बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब जो फीटस होता है वो भी तो एक तरह की बॉडी होती है, तो यहाँ भी ब्लड की सप्लाई मेंटेन होती है। अब जब ब्लड की सप्लाई यहाँ पे मेंटेन होगी तो ऐसे में प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर से ही तो ब्लड इसके अंदर जाएगा, तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा की ज़रूरत होती है, या फिर उनको और ज़्यादा अधिक मात्रा में खून की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनका जो फीटस है या फिर जो एम्ब्रायो है बेसिकली जो उनका बेबी है वो जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी खून थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर खून की मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर खून की मात्रा कम हो जाएगी, और जब खून की मात्रा ही कम हो जाएगी तो ऐसे में खून में ही आयरन मौजूद होता है तो आयरन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ऐसी वुमेन्स के अंदर बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि इनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एनीमिया होने के, ठीक है, एनीमिया होने के। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है वेजिटेरियंस। देखिए, जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं, ठीक है, वैसे तो वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ऐसी कई सारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है उसके बावजूद अपनी डाइट में बेसिकली ऐसी चीज़ों को नहीं यूज कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ों को शामिल नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, तो ऐसे में आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वहीं पे आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चूंकि आप जब मांस खाते हैं तो मांस में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, चाहे आप कोई भी मांस खाएं, अगर आप मीट खा रहे हैं तो ऐसे में आपकी जो आयरन की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो कहीं ना कहीं मीट से पूरी हो जाती है। तो ऐसे में आपके अंदर
वेजिटेरियन पीपल के कंपैरिजन में जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर एनीमिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। या फिर कह लें कि वेजिटेरियन पीपल के अंदर नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन में एनीमिया होने की चांसेस, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर्स। देखिए कुछ लोग होते हैं जो ब्लड को डोनेट करते हैं, वैसे अच्छी चीज़ है, ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, इससे लाखों लोगों की जान बचती है। हमें आपको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आप कोई भी पुरुष 21 साल से ऊपर का हो गया या फिर 21 साल की उम्र पूरी कर लिया है, या महिला अगर 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, ठीक है, अगर वो एडल्ट हो गई तो ऐसे में वो ब्लड को डोनेट कर सकती है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली यानी कि लगातार ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे किसी को जरूरत पड़ रही है ऐसे में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी और रिक्वायरमेंट की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से आप ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में प्रॉपर ढंग से ब्लड नहीं बन पाएगा, या फिर जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड आपके शरीर में से निकाल लिया जाता है, तो ऐसे में आपके अंदर ब्लड की जब कमी हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि आयरन की भी आपके शरीर में कमी हो जाएगी। अब जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपके अंदर इसका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे शरीर में हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि इसके प्रिवेंशन बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है कि आयरन की मात्रा मौजूद हो, ठीक है। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं या फिर पालक वगैरह जितनी भी चीज़ें खाते हैं आप पता कर लें, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि किन किन वेजिटेबल्स के अंदर, किन किन फूड आइटम के अंदर आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है तो ऐसे में आयरन के सिरप आते हैं, आयरन के कई सारे इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, कई सारे टैबलेट दिए जाते हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपने शरीर में आयरन की मात्रा को निश्चित कर सकते हैं या फिर आयरन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप एनीमिया होने से या फिर एनीमिया होने से यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने से आप बच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज खाते हैं या फिर मीट खाते हैं तो ऐसे में आपके अंदर वैसे ही आपके अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो नहीं होने पाएगी, क्योंकि मीट के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि डाइट का अपने ध्यान रखें, ठीक है। और प्लस अगर आप ब्लड डोनर हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप ध्यान रखें कि अपने डाइट का भी ध्यान रखें ताकि आपके अंदर भरपूर मात्रा में ब्लड बन सके, ठीक है, टाइम से बन सके। और कम से कम 1 महीने का गैप तो आप रखें ही, ताकि आपका जो ब्लड है वो ठीक ढंग से आपके शरीर में बन जाए, उसके बाद ही ब्लड को डोनेट करें। या अपने वेट का, अपने डाइट का या फिर अपने हेल्थ का ध्यान रखें ताकि आपके अंदर ब्लड जो है वो प्रॉपर ढंग से बन जाए, ठीक है। अच्छा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भाई प्रिवेंशन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी चीज़ों को यूज करें जिनके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या फिर अगर उनकी आयरन की मात्रा या फिर आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर वो पूरी नहीं हो पाती है खाने से, तो कोशिश करें कि वो आयरन के सिरप लें, आयरन की टैबलेट्स आती हैं उनका सेवन करें, और इस तरह से वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पूरी तरह से बच सकती हैं, ठीक है। और अगर आप अपने खाने में विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आज से ही विटामिन सी लेना शुरू कर दें। देखिए जो विटामिन सी होता है बेसिकली एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में रुकता ही नहीं है, ठीक है, हमारे शरीर में जाता है, काम करता है, उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। जो हमारा जो फीसिस होता है उसके माध्यम से विटामिन सी शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन सी रुक नहीं पाता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिट्रस यानी कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनका सेवन थोड़ा सा ही मात्रा में करें, लेकिन ज़रूर करें। चाहे अचार ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, या ऐसी कोई भी खट्टी चीज़ें ले सकते हैं जिनके अंदर विटामिन सी मौजूद हो। विटामिन सी ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को वो क्षमता देती है ताकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आयरन को ठीक ढंग से अब्जॉर्ब कर सके। तो बेसिकली ये प्रिवेंशन के तरीके अगर आप अपनाते हैं या फिर ऐसी कोई डाइट फॉलो करते हैं जिसके थ्रू आपके अंदर आयरन की कमी पूरी हो सके, तो आप पूरी तरह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।